हिस्ट्री के पन्नों में कुछ कहानियां सिर्फ स्याही से नहीं लिखी जाती, वो खून, आग और एक ऐसे सैक्रिफाइस से लिखी जाती हैं जिसकी गूंज सदियों बाद आज भी सुनाई देती है। चित्तौड़गढ़ किले की कहानी एक ऐसा ही एपिक है। नमस्कार दोस्तों, सोचिए, एक मामूली सी झलक पाने के लिए क्या कोई पूरा का पूरा एम्पायर युद्ध छेड़ सकता है? ये कहानी है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के खौफनाक ऑब्सेशन की और चित्तौड़गढ़ के उस दिल दहला देने वाले जौहर की। तो चलिए इस खूनी सच की गहराई में चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं सीधे हिस्टोरिकल फैक्ट से। साल था 1303 जब दिल्ली सल्तनत ने चित्तौड़गढ़ पर एक बेहद भयानक हमला किया था। उस वक्त खिलजी का दरबारी इतिहासकार अमीर खुसरो वहीं मौजूद था। उसने उस तबाही और सुल्तान के गुस्से का जो मंजर बयान किया है ना, वो सच में डरावना है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। इस 14th सेंचुरी के रिकॉर्ड में किसी रानी का कोई जिक्र ही नहीं है। तो सवाल उठता है कि ये अमर कहानी आखिर आई कहाँ से? अब इस कहानी पर आने से पहले जरा इस जगह के मैसिव स्केल को समझिए। 700 एकर्स। इमेजिन कीजिए, 180 मीटर ऊंची बिल्कुल खड़ी पहाड़ी पर बना ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एक दौर में इसे पूरी तरह से इम्पेनेट्रेबल यानी अभेद्य माना जाता था। इसे जीतना नामुमकिन था। और शायद ऐसी विशालता और भव्यता ही हमेशा ऐसी बड़ी और अमर कहानियों को जन्म देती हैं। सेक्शन 1, रानी पद्मिनी की कथा, मेवाड़ की अमर कहानी। अगर हम थोड़ा अनबायस्ड नज़रिए से देखें तो रानी पद्मिनी की ये कहानी मेनली दो अलग अलग सोर्सेस से हम तक पहुंचती है। एक तरफ है सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी का लिखा हुआ पद्मावत, जो करीब 1540 ईस्वी में आया, और दूसरी तरफ है हेमरतन की लिखी राजपूत लोक गाथाएं जैसे गोरा बादल पद्मिनी चौपाई, जो करीब 1589 में आई। दरअसल जायसी के पद्मावत एपिक की शुरुआत किसी फेरी टेल जैसी जादुई है। इसमें हीरामन नाम का एक बोलने वाला तोता है जो चित्तौड़ के राजा रतन सेन को सिंघाल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की खूबसूरती के बारे में बताता है। बस फिर क्या था, 7 समुंदर पार का उनका ये लंबा सफर एक एपिक रोमांस की शुरुआत बन गया, जिसने आगे चलकर हिस्ट्री की पूरी धारा ही बदल दी। सेक्शन 2, खिलजी का खौफनाक जुनून, विनाशकारी लालसा। जेम्स टॉड जैसे 19th सेंचुरी के कॉलोनियल राइटर्स के मुताबिक एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। आईने में देखी गई एक जानलेवा झलक। कहा जाता है कि खिलजी ने रानी को सिर्फ एक बार आईने के रिफ्लेक्शन में देखने की अजीब शर्त रखी थी, और उसके बाद उसने धोखे से राजा को बंदी बना लिया। यही वो पागलपन, वो ऑब्सेशन था जो एक बेहद भयानक युद्ध की नींव रख रहा था। सेक्शन 3, धोखा, बचाव और युद्ध, राजपूतों का अदम्य साहस। अब देखिए, जब राजा बंदी बन गए तब राजपूत योद्धा गौरा और बादल ने एक ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रोक खेला। पहला कदम, रानी के सरेंडर का एक झूठा नाटक रचा गया। दूसरा, पालकियों में दासियों की जगह कंप्लीटली आर्म्ड राजपूत योद्धा छिपा दिए गए। और तीसरा, खिलजी के कैंप पर अचानक एम्बुश, वहां हमला करके उन्होंने राजा को छुड़ाया। इस साहसिक हमले में गौरा वीरगति को प्राप्त जरूर हुए, लेकिन राजा को सुरक्षित चित्तौड़ लौटा लिया गया। यहाँ से इवेंट्स बहुत तेजी से बदले। 1303 में घेराबंदी होती है, फिर धोखे से गिरफ्तारी, और उसके बाद ये डायरिंग बचाओ। लेकिन इस अपमान से अलाउद्दीन खिलजी आग बबूला हो गया। फ्यूरियस होकर उसने अपनी पूरी मैसिव आर्मी के साथ चित्तौड़ पर अपना आखिरी और सबसे भयंकर अटैक कर दिया। इस बार किले की मजबूत दीवारें भी इस कहर को रोक नहीं पा रही थीं। सेक्शन 4, सर्वोच्च बलिदान, जौहर की धधकती ज्वाला। जौहर, दरअसल ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक ऐसी अनइमेजिनेबल ट्रेजेडी और साहस का प्रतीक है जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। जब हार निश्चित हो गई तो रानी पद्मिनी और चित्तौड़ की सभी महिलाओं के सामने एक इम्पॉसिबल चॉइस थी। या तो एक क्रूर आक्रमणकारी की गुलामी और बेहिसाब यातनाएं सहें, या फिर अपने सम्मान के लिए खुद को आग के हवाले कर दें। चित्तौड़गढ़ की लपटें, जरा कल्पना कीजिए उस काली रात की। मंत्रों के बीच उन महिलाओं ने पूरी हिम्मत के साथ आग में प्रवेश किया। ये उनका जौहर था। और जैसे ही ये हुआ, ठीक उसके बाद सभी राजपूत मर्दों ने केसरिया बना पहना, किले के दरवाजे खोल दिए और सीधे मौत के मुंह में अपनी फाइनल बैटल के लिए निकल पड़े। उस दिन खिलजी को जीत तो जरूर मिली, लेकिन क्या आप जानते हैं उसे हासिल क्या हुआ?
सिर्फ राख, धुआं और एक पूरी तरह से खाली आग में जलता हुआ किला। सेक्शन 5 इतिहास, मिथक और विरासत, कहानियों का संगम। अब अगर हम पीछे मुड़कर इस पूरी स्टोरी को देखें तो इसका ये इंटरसेक्शन बहुत ही दिलचस्प है। अमीर खुसरो जैसे दरबारी इतिहासकारों ने 1303 की इस खूनी घेराबंदी का सॉलिड रिकॉर्ड तो रखा, पर रानी का कोई जिक्र नहीं किया। फिर सदियों बाद जायसी जैसे सूफी कवियों ने इसमें एक खूबसूरत रोमांस और एपिक एलिमेंट्स जोड़ दिए, और आते आते 19th सेंचुरी में ब्रिटिश लेखकों ने आईने और पालकी वाली इन लेजेंड्स को बहुत पॉपुलर बना दिया। तो आप देख सकते हैं कैसे अलग अलग नज़रियों ने मिलकर इस एक महान कथा को बुना है। यहाँ एक और बेहद फैसिनेटिंग डायमेंशन भी है जो हमें मिस नहीं करना चाहिए। 17th सेंचुरी की सूफी और नाथ मैन्यूस्क्रिप्ट्स में इस स्टोरी का एक बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल मीनिंग निकल कर आता है। उनके मुताबिक चित्तौर हमारा फिजिकल बॉडी है, राजा रतन सेन हमारी आत्मा है, रानी पद्मिनी हमारा माइंड यानी मन है, और खिलजी वो माया या वर्ल्डी इल्यूजन है जो हर वक्त हमें भटकाना चाहता है। मतलब ये सिर्फ एक फिजिकल युद्ध की नहीं, बल्कि एक इंसान के अंदर चलने वाले आंतरिक संघर्ष की भी कहानी है। तो आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जो शायद यहाँ आने वाले हर शख्स के जहन में गूंजता है। क्या एक अमर कहानी की पावर हिस्ट्री के ठंडे और बेजान फैक्ट से ज्यादा लंबा जीती है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि आज भी जब कोई चित्तौड़गढ़ जाता है ना, तो उसे सिर्फ पत्थर और खंडर नहीं दिखते, बल्कि राजपुताना का वो गौरव और वो अदम्य साहस साफ महसूस होता है। कहानियां हमारी हिस्ट्री को कैसे आकार देती हैं, ये वाकई बेहद गहरा और सोचने वाला विषय है।